नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि नौमांस कुंडली से नौमांस चार्ट से ये कैसे देखा जाए कि हमें वैवाहिक जीवन में विवाह का सुख कैसा मिलेगा, मैरिटल लाइफ की हैप्पीनेस कैसे मिलेगी। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आपकी जो मैरिज है, आपका जो विवाह है, उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं, आपको मानसिक संतोष की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। मतलब आपकी जो मैरिज है उसको लेके आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं है। ये सारी चीजों के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। मैं तो नौमांस कुंडली में जिस प्रकार से हम लोगों ने लग्न कुंडली में पढ़ा कि कुंडली का जो चौथा भाव होता है वह सुख को दर्शाता है। तो लग्न कुंडली में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, चौथा भाव भौतिक सुखों, लग्जरी और कंफर्ट से रिलेटेड जो चीजें हैं, घर मकान जमीन जायदाद गाड़ी वगैरह, इन चीजों को दर्शाता है। उसी प्रकार से जब हमें यह विचार करना है कि जातक को अपनी वैवाहिक जीवन में उसको सुख कैसा मिलेगा अपने मैरिटल लाइफ का, या कहें कि वो अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट है कि नहीं है, इसको अगर हम नौमांस कुंडली से देखना हो तो किस प्रकार देखेंगे। तो मित्रों, जो हमने सेम प्रिंसिपल अप्लाई किया था लग्न कुंडली में कि लग्न कुंडली का चौथा भाव सुखों को दर्शाता है, भौतिक सुखों को, लग्जरीज और कंफर्ट्स को। तो हम नौमांस कुंडली के चौथे भाव और चौथे भाव के स्वामी के ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो नौमांस कुंडली का जो चौथा भाव है और इसका जो स्वामी है, इसका जो बिहेवियर है, इसको हम लोग देखने का, इसको प्रेडिक्ट करने का तरीका बढ़ जाए, थोड़ा सा अलग होगा लग्न कुंडली से। मतलब नौमांस कुंडली का जो चौथा भाव है उसका जो फल देने का जो तरीका है, या कहें कि फल देने के जो वेरिएशन है, वो लग्न कुंडली से थोड़े अलग है। ये नौमांस कुंडली का जो चौथा भाव है, ये यहाँ पे ये इंडिकेट, लग्न कुंडली का चौथा भाव सारे प्रकार के भौतिक सुखों को इंडिकेट करता था, और नौमांस कुंडली का चौथा भाव ये इंडिकेट करता है कि विवाह हो जाने के पश्चात, आफ्टर मैरिज, आपकी लाइफ में जो हैप्पीनेस की स्थिति है, जो लग्जरीज है, कंफर्ट्स है, भौतिक सुख है, उनकी क्या स्थिति है, इसको तो हम नौमांस कुंडली के चौथे भाव से देखे ही देखेंगे। लेकिन जो मेन चीज जो नौमांस कुंडली का चौथा भाव दर्शाता है, वो ये दर्शाता है कि वैवाहिक जीवन का आप कितना सुख ले पाओगे अपने जीवन में, कितना सुखी रहेगा आपका वैवाहिक जीवन। चूंकि नौमांस कुंडली का चौथा भाव सुखों को दर्शाता है, तो दुखों का भी विचार यहीं से हम करेंगे। ऐसा तो नहीं कि आपका वैवाहिक जीवन दुख भरा बीते, उसमें तनाव, क्लेश, नाना प्रकार की चीजें, ये चीजें, तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा बीतेगा? एक सुखपूर्वक वाला वैवाहिक जीवन जिसमें हैप्पीनेस मिले, खुशियां मिले, मन प्रसन्न रहे, आप अपने वैवाहिक जीवन से संतुष्ट रहे, एक मानसिक संतोष की प्राप्ति हो आपको अपने वैवाहिक जीवन से। या फिर चूंकि चौथा भाव सुख का स्थान है, तो दुखों का भी विचार यहीं से करेंगे कि पता चला आपके वैवाहिक जीवन में दुख, कलह, तनाव, वाद विवाद, ये सारी चीजें होंगे। तो नौमांस कुंडली का जो चौथा भाव है वो लग्न कुंडली के जो चौथे भाव से थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ये यहाँ पे ये दर्शाएगा कि आपको वैवाहिक जीवन की हैप्पीनेस कैसे मिलेगी, वैवाहिक जीवन का सुख कैसा मिलेगा, ये बताएगा। तो आपको अगर ये देखना है कि आप अपने वैवाहिक जीवन में कैसी खुशियां मिलेंगी, आपको एक सुखी वैवाहिक जीवन रहेगा या एक दुखों से भरा वैवाहिक जीवन रहेगा, इसको अगर हमें नौमांस चार्ट से चेक करना है तो चौथे भाव, नौमांस कुंडली का चौथा भाव और इसके स्वामी की स्थिति को हम नौमांस कुंडली में देखेंगे। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम मैरिज लाइफ की बात करें तो ये आप इसको ऐसे कंपैरिजन करें, अगर हम तुलना के तौर पर देखें तो जैसे किसी मोटर बाइक को आप ले लीजिए। मोटर बाइक के दो पहिए होते हैं, अगर उसमें कोई एक भी पहिया अगर गड़बड़ है तो गाड़ी जो है, बाइक जो है, वो सुचारू रूप से, स्मूथ रूप से नहीं चल पाएगी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि दोनों पहिए बाइक को सपोर्ट देते हैं, और उसी तरह से जब आपकी मैरिटल लाइफ आपके अकेले एकमात्र से नहीं चलती, आपके साथ जब आपका पार्टनर आपके साथ, उसके साथ एक अच्छी कॉम्पेटेबिलिटी रहेगी, एक अच्छा सामंजस्य रहेगा, एक अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तब चल करके आपकी जो मैरिज लाइफ है, मैरिटल लाइफ है, वो एक अच्छी मैरिज लाइफ बीतेगी। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी अगर डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, या उससे आपका सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं हो पा रही है,
तो वैवाहिक जीवन दुखों से भरा, कलह, वाद विवाद, तनाव, ये सारी चीजें आपके वैवाहिक जीवन में आ जाती है। तो मित्रों, इसका मतलब यहां पे ये हो गया कि अकेले आपके चार्ट से, अकेले आपकी नौमांस कुंडली से ये क्लियर कर देना कि आपका वैवाहिक जीवन में सुख कैसा मिलेगा, इसको हम देख सकते हैं दो तरीके से। ये इसके लिए तो एक तरीका यह है कि आपके पास अपनी खुद की नौमांस कुंडली हो और आपके अपने होने वाले अपकमिंग स्पाउस की या आपके स्पाउस की नौमांस कुंडली हो। तो दोनों की नौमांस कुंडली के चौथे भाव और उसके स्वामी की पोजीशनिंग देख करके हम किसी डिसीजन पे, किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा दोनों का। या अगर हमें सिर्फ ये देखना हो कि मान लीजिए बहुत से जो यंग लोग हैं जिनकी मैरिज होने वाली है, या फिर जिनके पास स्पाउस की कुंडली नहीं है, अपने पार्टनर की, लाइफ पार्टनर की कुंडली नहीं है, विशेषतर वो लोग जिनकी मैरिज होने वाली है, वो बहुत जिज्ञासुक रहते हैं कि भाई हमारी अपकमिंग मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, उसमें अपने मैरिज लाइफ का हम एंजॉय कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसकी हैप्पीनेस हमें कैसे मिलेगी, क्या हमें एक सेटिस्फैक्टरी मैरिज लाइफ रहेगी कि नहीं रहेगी। तो ये उन बहुत से लोगों के लिए जिनकी मैरिज होने वाली है या होनी है, उनके लिए जिज्ञासा कभी से रहता है। तो अगर इसको सिर्फ आपकी कुंडली से देखना है कि दोनों साइड हमें कंफर्म करने हैं, आपके साइड से भी, आपके पार्टनर के साइड से भी, कि आपकी मैरिज लाइफ में हैप्पीनेस कैसे रहेगी, आप अपनी मैरिज लाइफ से संतुष्ट रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इन दोनों चीजों को देखने का तरीका आपके साइड से भी, आपके पार्टनर के साइड से भी, दोनों साइड से कंफर्म होने का तरीका आज हम नौमांस कुंडली से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला अगर हम आपकी बात करें तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि नौमांस कुंडली का जो चौथा भाव है और जो चौथे भाव का स्वामी अर्थात चतुर्थेश, वो नौमांस कुंडली में चौथा भाव जितना अच्छा रहेगा नौमांस कुंडली का, और इसके स्वामी की स्थिति नौमांस कुंडली में जितनी अच्छी रहेगी, ये इस बात का पॉजिटिव इंडिकेशन है कि आपको अपनी मैरिज लाइफ आप फुल एंजॉय कर पाओगे, आपको अपनी मैरिज लाइफ से एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एक मानसिक संतोष की प्राप्ति होगी, एक कह लीजिए कि मानसिक शांति की अनुभूति होगी। वहीं अगर नौमांस कुंडली का चौथा भाव या इसका स्वामी नौमांस कुंडली में कहीं पीड़ित है, या ये कह लीजिए कि पीड़ित अवस्था में नौमांस कुंडली का चौथा भाव इसका स्वामी, तब ये निगेटिव इंडिकेशन है कि आपको अपनी मैरिज लाइफ में सुखों की कमी, पहले तो मैरिज लाइफ में सुखों की कमी हो सकती है, और ये मानसिक संतोष की कमी को भी दिखाता है कि आप अपनी मैरिज लाइफ से संतुष्ट नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के आप कह लीजिए कि एक संतोषजनक मैरिज लाइफ आपके लिए नहीं है, और ये आपको अपने मन में भी फील हो रहा है, क्योंकि मतलब चौथा भाव जो है वो आपकी मन स्थिति को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपनी मैरिज लाइफ से नेचुरली कह लीजिए कि आप खुश नहीं है, क्योंकि मतलब जो चौथा भाव होता है वो आपकी इमोशंस का भी है, आपकी भावनाओं का है, आपकी सेंटिमेंट्स का है। ये चीज कुंडली का, नौमांस कुंडली का, जैसे लग्न कुंडली का चौथा भाव है वो आपकी पूरी होल लाइफ के लिए है, और नौमांस कुंडली का चौथा भाव है तो आपकी मैरिज के संदर्भ में, मैरिज के रिस्पेक्ट में आपके जो इमोशंस हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो सेंटिमेंट्स हैं, उसको दर्शाता है। तो ये अगर चौथा भाव और इसका स्वामी अगर नौमांस कुंडली में पीड़ित हो गया तो इस बात का इंडिकेशन है कि मैरिज की खुशियों में कमी, मैरिज के सुखों में कमी, विवाह के सुख में कमी, और आप अपने मैरिज से सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है, मानसिक संतोष की आपके मन में नहीं है। और मित्रों, वैवाहिक सुख में कमी के कई कारण हो सकते हैं। इसको आप हमेशा नकारात्मक मत लीजिए कि नेगेटिव मत लीजिए। इसका यह भी कई वजह होता है। मान लीजिए कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही वर्किंग है, हस्बैंड किसी दूसरी सिटी में काम करता है, वाइफ किसी दूसरी सिटी में काम करता है, वाइफ किसी दूसरी सिटी में काम कर रही है, हस्बैंड किसी दूसरी सिटी में काम कर रहे हैं, तो दोनों लोगों का मिलना बहुत कम हो पाता है, या फिर दोनों में कह लीजिए कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उतनी बढ़िया नहीं बन पाती है। तो इसके भी चलते कह लीजिए कि वैवाहिक सुख में कमी आ जाती है, और कहीं ना कहीं एक कह लीजिए कि मेंटल सेटिस्फैक्शन की कमी, मानसिक संतोष की कमी जातक के मन में रह जाती है। इसको हमेशा आप नेगेटिव मत सोचिएगा कि ये सेपरेशन या डिवोर्स की ओर ले जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको हमेशा हर चीज में एक बात का ध्यान दीजिएगा कि नौमांस कुंडली का जो सबसे प्राइमरी हाउस है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस है, वो है कुंडली का 7वां भाव और सप्तमेश। ये आपके लाइफ पार्टनर की जो
प्राइमरी इंफॉर्मेशन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो सबसे पहले हमें चेक करना है नवमांश कुंडली में, वो है कुंडली का 7वां भाव और सप्तमेश। अगर ये खुद पीड़ित हो गया, ये खुद 7वां भाव या सप्तमेश पीड़ित हो गया, तब तो फिर सुखों को चेक करने का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं रह जाता है। अगर मान लीजिए कुंडली में 7वां भाव सप्तमेश पीड़ित है, तो इसको सीधे तौर पर आप सेपरेशन और डिवोर्स जैसी स्थिति को मत समझ लीजिए। कई बार इस तरह से भी होता है कि पता चला लाइफ पार्टनर बहुत बीमार रहता है, तो इसके भी चलते वैवाहिक सुख में कमी आ सकती है। तो इसका मतलब यहां पे नहीं जा रहा है कि आपकी मैरिज लाइफ सेपरेशन या डिवोर्स की ओर जा रही है, इसका मतलब ये नहीं निकलता। तो हमेशा निगेटिव वे में नहीं सोचना है। लेकिन जब कभी भी हम नवमांश कुंडली के सबसे पहली किसी चीज को चेक करेंगे तो वो होगा 7वां भाव और सप्तमेश को। ये नवमांश कुंडली का सबसे प्राइमरी हाउस है, जो आपकी लाइफ पार्टनर से संबंधित आपको इंफॉर्मेशन देता है। अगर ये हाउस पीड़ित हो गया तो फिर तो सुखों को चेक करने की कोई नौबत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सबसे पहला इंडिकेटर हमको मिल गया कि मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आनी है, क्योंकि 7वां भाव और सप्तमेश पीड़ित हो गया। लेकिन अगर 7वां भाव और सप्तमेश ठीक है, उसके बाद हम नवमांश कुंडली के चौथे भाव को देखेंगे। चौथा भाव और इसके स्वामी अगर अच्छी स्थिति में है, तो ये पॉजिटिव इंडिकेशन है कि एक सेटिस्फैक्टरी मैरिज लाइफ जाएगी। इसको हम कैसे देखते हैं मित्रों? इसमें कैसे हमें देखना है कि चौथा भाव पीड़ित है कि नहीं है और इसके स्वामी पीड़ित है कि नहीं है। तो सबसे पहले इस चीज को देख लेते हैं मित्रों। जो नवमांश कुंडली का जो चौथा भाव है, यहां पे मान लीजिए कुंडली के जो त्रिक स्थान है, जो दुष्ट स्थान है, वो कौन कौन से हैं? कुंडली का 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव मित्रों कुंडली के त्रिक स्थान होते हैं, दुष्ट स्थान होते हैं। इनके स्वामी नवमांश कुंडली के चौथे भाव में अगर आके बैठ जाते हैं, तो ये नवमांश कुंडली के चौथे भाव को दूषित कर देंगे, क्योंकि ये तीनों भाव, 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव ऑब्स्टेकल्स को दर्शाता है, बाधाओं को दर्शाता है, व्यवधान को दर्शाता है। तो इन 6वां भाव या 8वां भाव या 12वें भाव के स्वामी आकर के कुंडली के नवमांश कुंडली के चौथे भाव में बैठे और अच्छी पोजीशन में ना हो, मतलब यहां पे नीच राशि के हो जाए या अति शत्रु राशि में चले जाए या शत्रु राशि में चले जाए, तब आप कह सकते हैं कि नवमांश कुंडली का जो चौथा भाव है वो एफ्लिक्शन में जा रहा है, दूषित हो रहा है। बाद उसमें मतलब ये कि विवाह पे जो मिलने वाला जो सुख है उसमें बाधाएं आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, डिस्टर्बेंस होगा। अगर नवमांश कुंडली का चौथा भाव इन दुष्ट स्थान के स्वामियों से अगर पीड़ित है, आप ऐसा समझ लीजिए। या मान लीजिए कि कोई ऐसा ग्रह जो चौथे भाव में आके नीच का हो जाता है, कोई ऐसा ग्रह नवमांश कुंडली में जो चौथे भाव में आकर के अगर नीच का हो जाता है, वो यहां पे अगर आकर के उपस्थित है, तो भी वो मैरिज लाइफ में सुखों में कमी कर देगा। अब जैसे देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए मैंने सैंपल चार्ट कर्क लग्न का लिया हुआ है। तो कर्क लग्न में चौथे भाव में तुला राशि आती है, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। लेकिन अगर हम तुला राशि में बात करें तो सूर्य यहां पे नीच के हो जाते हैं, सूर्य यहां पे नीच के हो जाते हैं। अब मान लीजिए इनका इस कुंडली में कहीं भी अगर नीच भंग किसी प्रकार से नहीं हो रहा है, मान लीजिए कि नवमांश कुंडली में चतुर्थ भाव में आपको तुला राशि दिखाई दे रही है, और आप जैसे जानते हैं कि तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, तो सूर्य अगर ये नवमांश कुंडली के चौथे भाव में आ जाए और इनका कहीं से भी नीचत्व भंग नहीं हो रहा है, तो ये वैवाहिक सुख में कमी करेंगे। अलबत्ते ये दूसरे भाव के स्वामी है, शुभ हाउस है, लेकिन इनका यहां पे आना, नीच राशि में होना, कहीं ना कहीं वैवाहिक सुख में कमी करेगा, अगर इनका कहीं से भी नीचत्व भंग नहीं है। अगर नीच इनका भंग हो रहा है, नीचत्व भंग हो रहा है, तब एक इनिशियल फेस में मैरिटल लाइफ में सफरिंग रहेगी, लेकिन आगे जाकर के उसमें सुधार हो जाएगा, बेटरमेंट आ जाएगा। आप ऐसा समझ सकते हैं। अब मित्रों, अब यहां पे ये ध्यान दीजिएगा कि ये तो मैंने आपको ये बता दिया। अब लेट्स सपोज मान लीजिए कि ये तो हो गई चौथे भाव की बात। अब अगर मान लीजिए कि चौथा भाव ओके है, ठीक है, चौथे भाव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब इसको हम चेक करेंगे इसके स्वामी को कि वो नवमांश कुंडली में कहां बैठा है, किस तरह की पोजीशन में है। अगर नवमांश कुंडली का चौथा भाव भी ओके है और नवमांश कुंडली का चौथा भाव उसका स्वामी जो चतुर्थेश है वो भी नवमांश कुंडली में कहीं अच्छी पोजीशन में है, अच्छी स्थिति में है, तो ये पॉजिटिव इंडिकेशन है कि एक अच्छी सुखों से भरा हुआ एक वैवाहिक जीवन रहेगा और जातक को एक
मेंटल सेटिस्फैक्शन, मानसिक संतोष की प्राप्ति होगी, उसे संतुष्टि मिलेगी अपने वैवाहिक जीवन से। लेकिन जैसे बात करें हम चतुर्थेश की, तो उसको कैसे देखना है? नौमांस कुंडली के चौथे भाव के स्वामी अगर नौमांस कुंडली के किसी शुभ भाव में बैठे हैं, मान लीजिए केंद्र स्थानों में बैठे हैं, धन स्थान में बैठे हैं, लाभ स्थान में बैठे हैं, या त्रिकोण स्थान पंचम भाव नवम भाव में बैठे हैं अच्छी पोजीशन में, तब ये पॉजिटिव इंडिकेशन है अच्छी मैरिटल लाइफ का। एक कह लीजिए कि एक खुशियां देने वाली, सुख पहुंचाने वाली मैरिज लाइफ का, मानसिक संतोष देने वाली। तो इस प्रकार की मैरिज लाइफ ये शो करती है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, सबसे हर चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वहां पे एक फैक्टर कंसीडर रखिएगा कि सप्तम भाव सप्तमेश अच्छी स्थिति में होने चाहिए, तभी इस चीज को चेक करने का कोई मतलब बनता है। तो सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश कुंडली के किसी शुभ भाव में अच्छी स्थिति में है, तो ये पॉजिटिव इंडिकेशन का है जो मैंने भाव आपको बताया। वहीं पे अगर नौमांस कुंडली के चौथे भाव के स्वामी चतुर्थेश दुष्ट स्थानों में चले जाए, त्रिक स्थानों में चले जाए, मान लीजिए छठवें भाव में चले गए, आठवें भाव में चले गए, या 12वें भाव में चले गए, तो जैसा कि जानते हैं छठवां भाव वाद विवाद का होता है, डिस्प्यूट का होता है, कॉन्फ्लिक्ट का होता है। अष्टम भाव गोपनीय संबंधों का होता है, अवैध संबंधों का होता है, सीक्रेसी का होता है। और 12वां भाव लॉस का होता है, व्यय का होता है, एक्सपेंसेस का होता है। ये तीनों ही भाव शुभ नहीं माने जाते हैं। अगर चतुर्थेश नौमांस कुंडली के चौथे भाव के स्वामी इन तीनों भावों में चले गए, या इन तीनों भावों के स्वामियों के साथ युति कर लेते हैं, या किसी प्रकार का संबंध नौमांस कुंडली के छठवें भाव, अष्टम भाव या 12वें भाव के स्वामियों के साथ किसी प्रकार का संबंध अगर बना रहे, स्टैब्लिश कर रहे हैं, चाहे स्थिति द्वारा यहाँ पे खुद स्थित हो, या इनके साथ युति कर ले, या इनके साथ समसप्तक दृष्टि संबंध में आ जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए कि आप जो प्रस्तुत उदाहरण देख रहे हैं कर्क लग्न का है मित्रों, जिसके चौथे भाव में तुला राशि आ रही है, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। अब लेट सपोज मान लीजिए कि नौमांस कुंडली के लग्न में शुक्र बैठे हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। यहां पे अगर नौमांस कुंडली के लग्न में अगर शुक्र बैठे हैं, और प्रस्तुत उदाहरण में मित्रों आपके जो बुध है वो 12वें भाव के स्वामी है। आप देखेंगे अगर कर्क लग्न कुंडली में 12वें भाव में मिथुन राशि आ रही है, जिसके स्वामी होते हैं बुध। अगर लेट सपोज मान लीजिए कि बुध बैठ गए आपके नौमांस कुंडली के 7वें भाव में, नौमांस कुंडली के 7वें भाव में बैठ गए, तो ऐसी स्थिति में मित्रों शुक्र देखेगा बुध को 7वीं पूर्ण दृष्टि से, और बुध देखेगा शुक्र को 7वीं पूर्ण दृष्टि से। ऐसी दशा में जो चौथे भाव का स्वामी है, भाव तो ठीक है, लगन में है, लेकिन किसके द्वारा देखे जा रहे हैं? नौमांस कुंडली के 12वें भाव के स्वामी द्वारा दृष्टि आ रही है शुक्र के ऊपर, फलस्वरूप एफ्लिक्शन हो रहा है। और ऐसी दशा में अगर मान लीजिए सेम एज इट इज यही कंडीशन है, और यहां पे अगर मान लीजिए अष्टम भाव के स्वामी, या खुद यहां पे सप्तमें शनि बन जाएंगे, यहां पे छठा भाव ले लीजिए, छठे भाव के स्वामी गुरु भी आ जाए चौथे भाव में, अलबत्ते यहां पे इस प्रस्तुत उदाहरण में ये भाग्येश भी है। मैं आपको उदाहरण ये बताना चाह रहा हूं कि अगर छठे भाव के स्वामी भी कुंडली के चौथे भाव में आ जाए, तो एक तो अगर आप देखें तो इस कुंडली में दो निगेटिव कंडीशन मिल रही है। अगर इस कर्क लग्न की बात करें तो यहाँ पे ये साथ साथ भाग्येश भी है, लेकिन इसको थोड़ी देर अवॉइड करके ये समझिए कि अगर छठे भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में है, और चतुर्थेश नौमांस कुंडली के चौथे भाव के स्वामी 12वें भाव के स्वामी से अगर दृष्टि संबंध बना रहे हैं, इनका दृष्टि 12वें भाव के स्वामी की दृष्टि चतुर्थेश के ऊपर आ रही है, नौमांस कुंडली के चौथे भाव के स्वामी के ऊपर आ रही है, तो कहीं ना कहीं चौथा भाव और चतुर्थेश दूषित हो रहे हैं, एफ्लिक्शन हो रहे हैं। फलस्वरूप इसमें आप समझ लीजिए कि मैरिटल लाइफ में कहीं ना कहीं वैवाहिक सुख में कमी आएगी, और एक कह लीजिए कि मानसिक सुख, मानसिक शांति का अभाव रहेगा, मानसिक संतोष का अभाव रहेगा। और उस पे अगर ये अन्य पापक ग्रहों द्वारा स्थिति हो जाए, अन्य पापक ग्रहों द्वारा एफ्लिक्शन और बढ़ जाए, तो स्थिति और खराब हो जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ पे शुक्र के साथ अगर केतु बैठ जाए, शुक्र के साथ अगर केतु बैठ जाए, तो केतु आप जानते हैं विभाग सेपरेटिव नेचर का प्लेनेट है, पृथकतावादी ग्रह है, आइसोलेशन वाला ग्रह है, तो विरक्ति वाला ग्रह है। तो यहां पर अगर शुक्र केतु भी लग गए साथ में, तो ये मैरिज सुखों में, वैवाहिक सुखों में बहुत ज्यादा कमी कर देगा, और ये कह लीजिए कि आप अपने मैरिटल लाइफ से असंतुष्ट रहेंगे, एक मानसिक सुख, मानसिक संतोष की बहुत ज्यादा कमी यहां पर रहेगी। तो आप ऐसी दशा में कह सकते हैं कि जो मैरिज लाइफ होगी उसमें आपको कारण चाहे जो भी हो, सुखों में कमी आ जाएगी,
और साथ ही साथ ये भी है कि आपके मन में असंतोष भी रहेगा। आप ऐसा समझ सकते हैं। अब मित्रों, ये तो जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं कर्क लग्न का, लेकिन जो मैं प्रिंसिपल्स बता रहा हूं वो सभी लग्नों पर अप्लाई होगा। मित्रों ध्यान दीजिएगा, जो मैं प्रिंसिपल बता रहा हूं वो सभी लग्नों पर अप्लाई होगा। तो समझाने के लिए मैंने कर्क लग्न का चार्ट लिया है। आप अपनी नौमांस कुंडली के ऊपर इन प्रिंसिपल्स को बैठा करके देखिएगा कि चीज, अगर वो चीज हो रही है, अगर अच्छी है, तो मैरिटल लाइफ में सुख भी अच्छा मिलेगा और मानसिक संतोष, एक सेटिस्फैक्शन रहेगा अपनी मैरिज लाइफ से। और अगर चीजें खराब है तो फिर आप समझ के चलिएगा कि वैवाहिक सुख में कमी आएगी और संतोष का अभाव रहेगा। भाई देखिए, मन का संतोष बहुत बड़ी चीज है। लेट सपोज आप इसको, जो मैं वैवाहिक सुख की बात कर रहा हूं, इसको आप डायरेक्टली फिजिकल रिलेशन पर मत ले जाए। कई बार क्या होता है कि फिजिकल रिलेशंस कम बन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक दोनों कपल्स के बीच में एक मानसिक संतोष रहता है कि अच्छा वैवाहिक जीवन बीत रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि हस्बैंड वाइफ दोनों लोग वर्किंग है, हस्बैंड दूसरी सिटी में है, वाइफ दूसरी सिटी में है, तो दोनों का मिलना बहुत कम होता है। लेकिन उस दशा में अगर दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, सामंजस्य अच्छा है, तो यहां पे भी आप कह सकते हैं कि अलबत्ते उनके बीच में फिजिकल इंटीमेशन कम हो रहा है, लेकिन फिर भी मैरिज को लेकर के सेटिस्फैक्शन अच्छी है, मानसिक संतोष उनके बीच में है, एक कॉम्पेटेबिलिटी दोनों बीच में अच्छी है। आप ऐसा समझ सकते हैं। अब मैं तो ये जो मैंने आपको बात बताई ये मैं सारी जो कंडीशन बता रहा हूं, आपको हर केसेस में देखना है कि नवमांस कुंडली का सतवां भाव और सप्तमेश गड़बड़ नहीं होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर सप्तम भाव सप्तमेश जो आपके लाइफ पार्टनर को इंडिकेट कर रहा है, वो अगर गड़बड़ हो गए, वो पीड़ित हो गए, तब आदमी सुख कहां ढूंढेगा? वो बाहरी संबंधों में सुख तलाशेगा, अवैध रिलेशन की ओर जाएगा, इलीगल रिलेशन की ओर जाएगा, सीक्रेट रिलेशन की ओर जाएगा। अब अगर सप्तम भाव सप्तमेश पीड़ित है और ऐसी दशा में चौथे भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में आ जाए, लेट सपोज मान लीजिए कि नवमांस कुंडली की देखिए चौथे भाव में तुला राशि आ रही, इसके है स्वामी शुक्र, अगर ये अष्टम भाव में आ जाए, लेट सपोज मान लीजिए अष्टम भाव क्या है? सिक्रेसी का है, गोपनीयता का है, इसमें आ गए। और सप्तमेश, इस प्रस्तुत उदाहरण में देखिए सप्तम भाव में मकर राशि आ रही जिसके स्वामी है शनि तो अगर शनि आ जाए छठवें भाव में, तो सप्तमेश छठवें भाव में आ गए, इसका मतलब क्या? जातक का अपने स्पाउस के साथ वैचारिक मतभेद रहेगा, डिस्प्यूट रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। और वैसी दशा में सुखेश भी अगर अष्टम भाव में आ जाए, जो कि गोपनीयता का है, सीक्रेसी का है, इलीगल रिलेशंस का है, अवैध संबंधों का है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जातक का अपने पार्टनर के साथ तो डिस्प्यूट रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, वैचारिक कह लीजिए कि सामंजस्य में कमी रहेगी, वैचारिक मतभेद रहेंगे, लेकिन वो फिर उस सुख तलाश कहां रहा है? क्योंकि सुखेश कहां गए हैं? चौथे भाव के स्वामी कहां गए? अष्टम भाव में सीक्रेसी के स्थान पर, गोपनीयता के स्थान पर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो होते हैं, अवैध संबंध जो होते हैं, इलीगल जो रिलेशंस होते हैं, उनमें व्यक्ति फिर सुख तलाशेगा। क्योंकि मित्रों सतवां भाव आपके पार्टनर को इंडिकेट करता है। अगर पार्टनर के साथ डिस्प्यूट है, या पार्टनर बीमार है, इनकम्पेटेबल है, बहुत सारी वजह है, या फिर अवेलेबल नहीं है, देखिए जैसे मिलिट्री वगैरह में देखिए पता चला साल साल भर फौजी लोग अपने घर ही नहीं आते, तो ऐसी दशा में कई बार ऐसा देखा गया है कि आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, अवैध संबंधों, इलीगल रिलेशंस की ओर आगे बढ़ जाता है। तो अगर सतवां भाव और सप्तमेश पीड़ित है और सुख भाव के स्वामी सुखेश चले गए अष्टम भाव में या 12वें भाव में, तो ये फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अवैध संबंध, इलीगल रिलेशंस, इन चीजों का इंडिकेशन करेगा। लेकिन कब अप्लाई होगा? जब नवमांस कुंडली का 7वां भाव और सप्तमेश पीड़ित होगा। ध्यान दीजिएगा इस तरह की स्थिति पर। तो मित्रों अब जो मैंने बात बताई आपको, ये सिंगल साइड चेक हो गया आपके साइड से। लेकिन अब मैंने जैसे कि बात कही कि जो न्यू कमर्स हैं, जो लोग जिनकी मैरिज होने वाली है, वो लोग जानने के जिज्ञासुक रहते हैं कि मेरी मैरिज लाइफ कैसी जाएगी, सुखी वैवाहिक जीवन बीतेगा कि दुख और तनाव कलह वाला रहेगा। तो अब हम आपकी ही नवमांस कुंडली से आपके पार्टनर साइड के सुख को चेक करेंगे। क्योंकि भाई अगर आपकी शादी होने वाली है तो आपके पास आपके स्पाउस की लाइफ पार्टनर की कुंडली आपके पास नहीं रहेगी, आप ऐसा मान के चलिए। तो अगर आपको अपनी कुंडली से कंफर्म करना है पार्टनर साइड का भी, कि पार्टनर साइड को भी, मैंने जैसे एग्जांपल दिया था गाड़ी के 2 पहिए हैं, अगर एक भी गड़बड़ है तो गाड़ी सुचारू रूप से नहीं चलेगी।
तो इसको अगर हम मित्रों, अगर आपकी कुंडली से हम आपके पार्टनर के बारे में देख लें कि उसके साइड से सुख की क्या पोजीशन रहेगी, तो उसका तरीका आपको बताने जा रहा हूं। उसका तरीका मैं आपको बताता हूं, उसको कैसे चेक करते हैं। मैंने बताया आपको नौमांस कुंडली के जो 7वां भाव है वो आपके लाइफ पार्टनर की इंफॉर्मेशन आपको देता है, आपके जीवन साथी की इंफॉर्मेशन आपको देता है। तो जिस प्रकार से चौथा भाव आपके, देखिए जो लग्न से जो चौथा भाव है, नौमांस कुंडली के लग्न से जो चौथा भाव है वो आपके सुखों की जानकारी देता है, आपके वैवाहिक सुखों की जानकारी देता है। तो सेम ऐसे मान के चलिए कि जो नौमांस कुंडली का जो 10वां भाव है, 10वां भाव आपके एंगल से है, आपके दृष्टिकोण से है। देखिए नौमांस कुंडली का जो 10वां भाव है मित्रों, वो 7वें से चौथा है। ध्यान दीजिएगा, नौमांस कुंडली का जो 10वां भाव है वो 7वें से चौथा है, अर्थात 7वां भाव किस चीज का है? आपके लाइफ पार्टनर का, आपके जीवन साथी का। तो जो 10वां भाव है ये 7वें से चौथा है, अर्थात ये किस चीज को इंडिकेट करेगा? आपके लाइफ पार्टनर के सुखों को इंडिकेट करेगा, आपके लाइफ पार्टनर के मैरिज के सुखों को इंडिकेट करेगा, आपके लाइफ पार्टनर के विवाह को लेकर के मेंटल सेटिस्फैक्शन या मानसिक असंतोष, इन चीजों को आपके हिसाब से 10वां भाव है वो 7वें से चौथा है, तो यहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि 10वां भाव 7वें से चौथा है। तो बगैर आपकी पार्टनर की कुंडली आपके पास हुए बगैर, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके लाइफ पार्टनर की कुंडली आपके पास नहीं है, उसको देखे बगैर उसके साइड से सुख की जानकारी, क्यों उसका जो पक्ष है, उसका जो आपके जो लाइफ पार्टनर का जो पक्ष है, उसके एंगल से, उसके दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो उसकी जो मैरिटल हैप्पीनेस है, उसका मेंटल सेटिस्फैक्शन मैरिज को लेकर रहेगा, कैसा रहेगा, इसको हम आपके दृष्टिकोण से 10वें भाव से देखेंगे। लेकिन अगर ये इसको हम लगन मान लें थोड़ी देर के लिए, तो 10वां भाव 7वें से चौथा बन जाएगा। तो ये जो भाव है, ये और इसका स्वामी ये दिखाएगा कि आपके पार्टनर के साइड से जो वैवाहिक सुख वाला जो पक्ष है और विवाह को लेके, मैरिज को लेके जो एक मेंटल सेटिस्फैक्शन है या मानसिक असंतोष है, उसकी जानकारी हमें आपके दृष्टिकोण से कुंडली के 10वें भाव से मिलेगी, लेकिन ये बन जाएगा 7वें से चौथा भाव बन जाएगा। तो ये भाव और इसके स्वामी, अगर इनकी स्थिति कुंडली में हमें चेक करनी है, लेकिन अब आपके दृष्टिकोण, आपके एंगल से हम नहीं देखेंगे, ये हम देखेंगे आपके पार्टनर के एंगल से, आपके पार्टनर के दृष्टिकोण से देखेंगे। तो ये जो 7वां भाव है मित्रों, ये लगन बन जाएगा, और जो 10वां भाव है ये 7वें से चौथा बन जाएगा। तो ये आपके पार्टनर के वैवाहिक सुखों की जानकारी देगा, आपके पार्टनर की मेंटल सेटिस्फैक्शन मैरिज को लेके, या मेंटल कह लीजिए कि मानसिक असंतोष को यहां से जानकारी हमें मिलेगी। लेकिन अब जो सारी चीजें हम चेक करेंगे, वो चेक करेंगे 7वें भाव के रिगार्डिंग, 7वें भाव के रिस्पेक्ट से। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो 10वां भाव है वो आपके लिए 10वां भाव है, लेकिन ये 7वें से चौथा है। ये भाव अगर अच्छा है, कंफर्टेबल स्टेज में है, अच्छी स्थिति में है, और इसके स्वामी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, अब इनके लिए त्रिक भाव कौन से बन जाएंगे? दूसरे स्थान, अगर हम 7वें भाव के रिस्पेक्ट में देखें तो दूसरे स्थान कौन से बन जाएंगे, त्रिक स्थान कौन से बन जाएंगे? वो बन जाएंगे मित्रों, जो आपका जो छठा भाव है वो 7वें से 12वां हो जाएगा, और आपका जो 12वां है वो 7वें से छठा हो जाएगा, और आपका जो दूसरा भाव है ये 7वें से 8वां हो जाएगा। तो जिस प्रकार मैंने आपको प्रिंसिपल लगन कुंडली की तरफ से देखने के लिए बताया था, अब हम इसको देखेंगे 7वें भाव से 10वां भाव हो गया चौथा। अब ये भाव और इसके स्वामी की स्थिति को हम देखेंगे कहां पे, कि इसका जो ये भाव यहां पे 6वें भाव और 12वां भाव और दूसरे भाव के स्वामी यहां पे ना आ जाए। अगर यहां पे आते हैं तो इस भाव को दूषित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये 6वां भाव, 12वां भाव और दूसरा भाव आपके रिस्पेक्ट में है, आपके एंगल से है। लेकिन जो 6वां भाव है ये 7वें से 12वां बन जाएगा, और आपका जो 12वां है वो 7वें से 6वां बन जाएगा, और जो दूसरा भाव है 7वें से 8वां बन जाएगा। इनके स्वामी अगर 10वें भाव में आते हैं, चूंकि 7वें से चौथा है, तो ये आपके पार्टनर के साइड से, आपके पार्टनर के लिए वैवाहिक सुख में बाधाओं को इंडिकेट करते हैं। आपके पार्टनर के लिए जो ऑब्स्टेकल्स हैं, डिस्टर्बेंस हैं, बाधाएं हैं, व्यवधान है, उनको शो करता है। कौन कौन से भाव? आपका छठा भाव, आपका 12वां भाव, आपका दूसरा भाव।
तो जो आपका छठा है वो 7वें से 12वां बन जाएगा, जो आपका 12वां है वो 7वें से छठा बन जाएगा, जो आपका दूसरा है वो 7वें से 8वां बन जाएगा। अब जो हम चेक कर रहे हैं वो आपके पार्टनर साइड से चेक कर रहे हैं। तो हम जो आधार लेंगे, जो आधार बनाएंगे, जो बेस बनाएंगे, जो बुनियाद लेंगे, वो 7वें भाव को लेंगे। तो अगर इन भावों के स्वामी छठा, दूसरा और 12वां भाव के स्वामी अगर 10वें भाव में आते हैं तो इस भाव को दूषित करेंगे, एफ्लिक्शन करेंगे। या इस भाव का स्वामी, जो कि प्रस्तुत उदाहरण में आप देख रहे हैं कि यहां पे मेष राशि आ रही है जिसके स्वामी होते हैं मंगल, वो अगर 12वें भाव में चले जाए, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं आप कंफ्यूज ना हो, 12वें भाव में चले जाए या दूसरे भाव में चले जाए या छठे भाव में आ जाए। लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से बताऊं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मंगल यहां पे, चूंकि ये जो 12वां भाव 7वें से छठा बन गया, यहां पे आ जाए तो भी अच्छी बात नहीं। अगर ये मंगल उठ के आपके दूसरे भाव में आ जाए, आपके लिए तो दूसरा भाव है, लेकिन ये 7वें से 8वां होने के कारण आपके पार्टनर के सुखों में बाधाओं को दिखाता है। और या फिर ये मंगल आपके छठे भाव में आ जाए तो, लेकिन ये छठा भाव 7वें से 12वां है, तो अर्थात अब ये तीनों भाव आपके पार्टनर की दृष्टिकोण से देखें, आपके पार्टनर के एंगल से देखें, तो ये तीनों भाव दर्शाते हैं क्या? आपके पार्टनर साइड के लिए जो मैरिज में जो हैप्पीनेस है उसमें बाधाओं को शो करते हैं, ऑब्स्टेकल्स को शो करते हैं। तो इन तीनों भावों के स्वामी 10वें भाव में आ जाए जो कि 7वें से चौथा है, तो वैवाहिक सुख में कमी करेगा, मानसिक संतोष में कमी करेगा आपके पार्टनर साइड से। या फिर इसका स्वामी छठे भाव, दूसरे भाव या 12वें भाव में चले जाए तो फिर ये वैवाहिक सुख में कमी और मानसिक असंतोष को दर्शाता है। यहां थोड़ा सी बात को हमेशा माइंडसेट क्लियर रखिएगा कि जो आपका 12वां 7वें से छठवां बन जाएगा, आपका जो छठा है वो 7वें से 12वां बन जाएगा, आपका जो दूसरा है वो 7वें से 8वां बन जाएगा। तो इन भाव के स्वामी छठवें, दूसरे और 12वें के स्वामी 10वें भाव में नहीं होने चाहिए। अगर होंगे तो ये मैरिज में सुखों में बाधा क्रिएट करेंगे, मेंटल सेटिस्फैक्शन में बाधा क्रिएट करेंगे, या फिर इसका स्वामी इन भावों में चला जाए, या कोई नीच, कोई ऐसा करा जो इन भाव में नीच का होता है। जैसे देखिए प्रस्तुत उदाहरण में तो कर्क लग्न का है, तो कर्क लग्न के 10वें भाव में मेष राशि आ रही है। अब यहां पे अगर हम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि में शनि देव नीच के हो जाते हैं। मेष राशि में शनि देव नीच के होते हैं। तो अगर शनि देव यहां आएंगे, अलबत्ते अपने घर को देख रहे हैं, लेकिन नीच राशि में स्थित होने के कारण आपके पार्टनर साइड से जो मैरिज की जो हैप्पीनेस है, जो वैवाहिक सुख है और एक मेंटल सेटिस्फैक्शन मैरिज को ले जो है, मैरिज को लेकर के उसमें कमी करेंगे, मानसिक असंतोष देंगे, वैवाहिक सुख में कमी करेंगे। कब कब? अगर यहां पे कोई नीच ग्रह करके बैठ जाए और उसका नीचत्व भंग ना, यानी नीच का ग्रह बैठ जाए, उसका नीचत्व अगर भंग हो जाता है तो फिर बाद में जाकर के स्थितियां सही हो जाएंगी। लेकिन अगर नीचत्व भंग नहीं होता है तो ऐसी दशा में आपके पार्टनर साइड से, मतलब आपके अब जो ट्रबल आएगी आपके पार्टनर साइड से आएगी। आपके पार्टनर के चलते मैरिज के हैप्पीनेस में कमी रहेगी। जैसे वो वाला एग्जांपल ले लीजिए कि लेट सपोज मान लीजिए कि आप अपने होम टाउन में है, अपनी होम सिटी में है, लेकिन आपका पार्टनर किसी दूसरी सिटी में जॉब करता है, किसी दूसरी सिटी में रहता है, महीने में एक बार आ रहा है, 6 महीने में एक बार आ रहा है, लेट सपोज मिलिट्री वाला एग्जांपल ले लीजिए। तो अब ट्रबल किस साइड से आ रही है? पार्टनर के साइड से ट्रबल आ रही है, पार्टनर साइड से मुश्किलात आ रही है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो लेकिन जब हम त्रिक भावों की बात करेंगे, दुष्ट स्थानों की बात करेंगे, और यहां पे अगर इस भाव में केतु आ जाए, राहु आ जाए, तो ये पापक ग्रह है, इनका होना भी अच्छा नहीं है। तो चाहे कोई नीच, कोई ग्रह जो यहाँ पे नीच का होता हो, या इस 7वें भाव के संदर्भ में हम देखें, 7वें भाव के रिस्पेक्ट से देखें, तो जो त्रिक स्थान है, दुष्ट स्थान है, छठवां, 12वां, दूसरा, इस 7वें भाव के लिए दुष्ट स्थान बन जाएंगे। ये 7वें से 12वां है, छठा भाव 7वें से 12वां है, और 12वां भाव 7वें से छठा है, दूसरा 7वें से 8वां है। चाहे इनके स्वामी 10वें भाव में आ जाए क्योंकि 7वें से चौथा है, या 10वें भाव का स्वामी इन भावों में चला जाए, या यहां पे कोई नीच राशि का ग्रह आ जाए, या यहां पे पापक, अन्य भी पापक ग्रहों द्वारा एफिलिक्शन हो जाए, तो अब जो ट्रबल आएगी आपके पार्टनर साइड से आएगी, आपके जीवन साथी की तरफ से आएगी। वो आपके मैरिज को टाइम कम दे पा रहा है, आइदर अपने जॉब के चलते, आइदर मान लीजिए कि अपनी फिजिकल इलनेस के चलते,
बीमार चल रहा है, आपका स्पाउस मान लीजिए लंबे समय से बीमार चल रहा है, तो भी वैवाहिक सुख में कमी आएगी। किसी दूसरी सिटी में जॉब कर रहा है, या मान लीजिए कि आप दोनों का पेयर बेमेल है, वैचारिक मतभेद है, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो भी वैवाहिक सुख में कमी आ जाएगी। आप ऐसा समझ लीजिए। तो जब हम दोनों साइड से चेक कर लें, आपके चौथे भाव को, जो आपके लग्न के नवमांश कुंडली के लगन के एंगल से चौथा भाव है, और आपके पार्टनर साइड से अगर हम चेक करें तो सतवें से चौथा होने का जो दसम भाव है, वो आपके पार्टनर का सुख स्थान बन जाएगा, मैरिज का सुख स्थान। तो इन दोनों भाव की स्थिति अगर अच्छी है और इन दोनों के स्वामी अगर नवमांश कुंडली अच्छी स्थिति में है, आप नवमांश कुंडली के लग्न स्थान से चौथा भाव चतुर्थी से अच्छी स्थिति में है, और सतवें भाव के रिस्पेक्ट से, सतवें भाव के रिगार्डिंग जो दसवां भाव और सतवें से चौथा होने का ये भाव और इसके स्वामी इस सतवें भाव के रिस्पेक्ट में कुंडली में कहीं अच्छी स्थिति में है और ये भाव अच्छी स्थिति में है, दोनों भाव चौथा और दसवां इनके स्वामी अलग अलग एंगल से, लग्न के एंगल से लग्न वाला, चौथा भाव लग्न के एंगल से और दसवां भाव सतवें भाव के एंगल से अगर अच्छी स्थिति में है और इनके स्वामी भी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, आपके साइड से भी आपके पार्टनर की साइड से भी, तो कह लीजिए कि निश्चित तौर पर एक बहुत ही सुखी और वैभवशाली वाली वैवाहिक जीवन बीतेगा। एक अच्छी मैरिज रहेगी जो कि लग्जरी, कंफर्ट्स और समृद्धि लेके आएगी, साथ ही साथ मेंटल हैप्पीनेस, मेंटल सेटिस्फैक्शन, ये सारी चीजें रहेंगी। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी गड़बड़ है, तो चाहे आपके साइड से प्रॉब्लम आए, ट्रबल आए, या आपके पार्टनर की साइड, अगर चौथा भाव और इसके स्वामी गड़बड़ है तो आपके साइड से ट्रबल आएगी, वैवाहिक सुख में कमी का कारण बनेगा। और अगर दसवां भाव या इसके स्वामी पीड़ित होते हैं तो चूंकि ये सतवें से चौथा है, तो आपके पार्टनर साइड से किन्हीं कारणों की वजह से मैरिज लाइफ में कमी आएगी, ट्रबल आएगा, बाधा आएगा। और अगर ये दोनों साइड से अगर आपको एफ्लिक्शन मिल रहा है, चौथा भाव इसके स्वामी भी पीड़ित है और कुंडली का दसवां भाव और दसवें भाव के स्वामी भी पीड़ित है, क्योंकि ये दसवां भाव सतवें से चौथा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि नरक के समान वैवाहिक जीवन बीतेगा। हो सकता है ऐसी स्थिति में हाथ घुसा लात भी आपस में चल जाए, तू मैं डेली हो, लड़ाई झगड़ा सुबह शाम हो, तब आप कह लीजिए कि नरक के समान एक कह लीजिए दुख कलह से भरा हुआ वैवाहिक जीवन मिलेगा और मानसिक असंतोष, मेंटल सेटिस्फैक्शन की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। कुल मिला के लीजिए कि ऐसा वैवाहिक जीवन दुखमय रहेगा जिसमें चौथा भाव, चौथे भाव के स्वामी, दसम भाव और दसम भाव के स्वामी दो पीड़ित हो जाए। चौथा भाव लग्न के एंगल से और दसवां भाव क्योंकि सतवें से चौथा है, तो ये आपके सतवें से चौथा होने का आपके पार्टनर के एंगल से दोनों, ये चौथा भाव भी पीड़ित हो जाए, दसवां भाव पीड़ित हो जाए, इनके स्वामी पीड़ित हो जाए, तो भाई इस मैरिज का फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर वो कह लीजिए कि बस एक नाम की मैरिज रह जाएगी और दुखों से भरी हुई मैरिज आप कह सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आज हम लोगों ने इस विषय पर चर्चा की। लेकिन जब आप अपने पार्टनर साइड एंगल से चेक कीजिएगा तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, छठवां भाव आपके एंगल से है, लेकिन ये सतवें से 12वां है, और आपका जो 12वां भाव ये सतवें से छठा है, तो आपके पार्टनर के एंगल से, और आपका जो दूसरा है ये सतवें से 8वां है। तो इस बात को बहुत कंसीडर करके चलिएगा। आज के लिए इतना ही। एपिसोड अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।